और चलिए सीधा गैरसैंण लिए चलते हैं, आपको सीएम धामी क्या कह रहे सुनाते हैं। प्रावधान है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना फेज 1 और फेज 2 के जितने भी लंबित कार्य हैं उनके लिए 40 करोड़ रुपए की धनराशि का इसमें प्रावधान है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन पीएम अभीम के अंतर्गत 25 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान है। स्पोर्ट्स प्राइज मनी हेतु खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए 18 करोड़ रुपए की धनराशि का इसमें प्रावधान किया गया है। टाटा टेक्नोलॉजी मॉडल इसके लिए 20 करोड़ रुपए की, विद्यार्थियों को हमारे शिक्षण सामग्री और निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उनके प्रोत्साहन के लिए, गरीब बच्चों को भी इसमें कहीं न कहीं प्रेरित करने की उद्देश्य से ये योजना लाई गई है, जिसमें 20 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान है। पंतनगर यूनिवर्सिटी को राजस्व मद के अंतर्गत 23 करोड़ रुपए एवं पूंजीगत मद के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जनजातियां हमारी 5 प्रकार की जनजातियां हमारे राज्य में निवास करती हैं, भोटिया, थाड़ू, जौनसारी, राजी और बुक्सा। इनके जो जनजाति महोत्सव भारत सरकार करती है, ऐसा ही जो है हम जनजाति विज्ञान महोत्सव भी उसी तर्ज पर यहाँ पर करेंगे। उसके लिए 1 करोड़ रुपए की धनराशि का इसमें प्रावधान किया गया है। पॉलिटेक्निक छात्रावास खटीमा में, चूंकि मैंने ये पॉलिटेक्निक शुरू किया था और इसके छात्रावास के लिए भी 1 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है। कुल मिलाकर ये जो हमारा अनुपूरक है वो बहुत सारे जो काम हमारे गतिमान हैं उन कामों को और तेजी से आगे बढ़ाएगा। हमारा प्रयास है सभी योजनाएं जल्दी से जल्दी धरातल पर उतरे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो यहीं बाबा केदार की भूमि से उनके मुख से निकले हुए शब्द कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसको बनाने के लिए हम सरकार के स्तर पर, उत्तराखंड के स्तर पर पूरी तरह से संकल्पित हैं और संकल्पित होकर काम करते हुए इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए हर वो निर्णय लेंगे, हर वो काम करेंगे, हर वो प्रावधान करेंगे जो जरूरी है। और उसको लेकर जो हमारी गति है, हमारी दिशा है, ठीक प्रकार से आगे बढ़ रही है। जैसे कि हम अभी सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उत्तराखंड राज्य भारत सरकार के नीति आयोग की इंडेक्स में पहले स्थान पर आया है। इसी प्रकार अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मैं बात करूं तो छोटे राज्यों की श्रेणी में हम दूसरे पायदान पर हैं, पूरे देश में हमारा दूसरा नंबर है। वहीं बेरोजगारी कम करने के लिए जो हमने जरूरी कदम उठाए हैं, जिसमें 4.5% की कमी आई है, हमने राष्ट्रीय औसत को भी इसमें पीछे छोड़ा है। ईज ऑफ डूइंग, ईज ऑफ लिविंग, हमारा होम स्टे, अनेक ऐसी योजनाएं जो आज पूरे देश के लिए एक मॉडल बन रही है। अनेक ऐतिहासिक निर्णय जो लिए जा रहे हैं वो निर्णय अन्य राज्यों के लिए भी उदाहरण बन रहे हैं। हम यूसीसी लागू करने वाले, समान नागरिक संहिता लागू करने वाले पहले राज्य हैं देश की आजादी के बाद। नकल का कानून हमने लागू किया है। इसी प्रकार आज हम अल्पसंख्यक कल्याण के लिए, जिसमें कांग्रेस के जमाने में जो विधेयक आया था या जो प्रावधान किया गया था, वो अल्पसंख्यक का फायदा केवल एक मुस्लिम समुदाय को देना चाहते थे, इसलिए उस प्रकार का विधेयक लाए। हमने उसका संशोधन कर दिया है, नया विधेयक हम लेकर आए हैं। उससे सभी को शिक्षा के अधिकार के रूप में आगे आने का अवसर मिलेगा, पारदर्शिता होगी। जो भाषा है, चाहे गुरुमुखी है या हमारी, और मुस्लिम समेत सभी को इसका लाभ मिलने वाला है। और इसके पीछे हमारा हेतु है कि मुस्लिम के साथ साथ सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन, फारसी, इन सबको भी उनका लाभ मिले। उसको लेकर आज हमने यहाँ विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत कर दिया है। कल संभवतः चर्चा के बाद उस पारित हो जाएगा और एक विधेयक के रूप में उसको मान्यता मिल जाएगी। इसी प्रकार ये वर्ष लोकतंत्र की हत्या आपातकाल के 50 साल पूरे हो रहे हैं, 50 साल पूरे हुए हैं। और उस लोकतंत्र की लड़ाई में उत्तराखंड के भी अनेक लोगों ने भाग लिया था। और मैंने इसी वर्ष 25 जून को ऐसे लोकतंत्र सेनानी जिनकी संख्या हमारी लगभग 70-80 के बीच में है, उन सभी को देहरादून में आमंत्रित किया था और उन सबको देखा था कि उन्होंने कितना संघर्ष, उनके अनुभव सुने थे, उस समय जो यातनाएं उनको दी गई थी। सच में उन यातनाओं को सुनकर
ऐसा लगता है कि जितना भी उनके लिए किया जाए वो कम है। हमने अन्य राज्यों के अंदर भी जो व्यवस्थाएं की गई हैं, प्रावधान किए गए हैं और उनसे भी हमने बात करके लोकतंत्र सेनानियों के लिए भी पेंशन से लेकर अन्य सुविधाओं का यह भी हमने विधेयक के रूप में आज यहाँ प्रस्तुत किया है। वह भी पारित हो जाएगा तो हमारे लोकतंत्र सेनानियों को भी वो सम्मान हम दे पाएंगे, राज्य के अंदर ही व्यवस्था कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त अन्य भी हमारे बहुत सारे जो विधेयक में प्रस्तुत हुए हैं वो मैं समझता हूँ कि चर्चा के बाद उन सभी को पारित करने का। ये विकास की योजनाओं का विपक्ष कभी हिस्सा नहीं बन पाया। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि आप सब भी यहाँ पहुंचे हैं, पूरी सरकार की मशीनरी यहाँ पहुंची है, हमारे जनप्रतिनिधि सभी पहुंचे हैं। मैं सबका यहाँ स्वागत भी करता हूँ कि कठिन परिस्थितियों के बाद भी हमने ये सत्र यहाँ इसलिए आहूत किया। हालांकि ऐसे भी मत आए थे कि इस मानसून के समय में, आपदा के समय में सत्र देहरादून में ही आयोजित किया जाए, वहीं आहूत किया जाए, लेकिन हम चाहते थे कि जहां हमारे उत्तराखंड का जनमानस जो पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करता है वो कितनी कठिन परिस्थितियों में रहता है, क्या हम 4 दिन 5 दिन का यहाँ पर सत्र आहूत नहीं कर सकते? कठिन परिस्थितियों में जब उनको प्रत्येक दिन इन मुसीबतों से, इन आपदाओं से, इस मानसून के समय में बरसात से सामना होता है और कभी भूस्खलन के रूप में, कभी बादल फटने के रूप में, कभी एवलांच के रूप में, अनेक प्रकार से उनको इन आपदाओं का सामना करना पड़ता है रोज। तो हमारे जनप्रतिनिधि भी आएंगे, सरकार भी आएगी और सरकार इन कठिन परिस्थितियों में यहाँ पहुंची। आप सबने देखा सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है, चाहे वो हमारे कर्मचारी हों, चाहे वो वाहन चालक हों, हर प्रकार के लोगों के लिए यहाँ व्यवस्थाएं की गई। माननीय सदस्यगणों के लिए भी सभी व्यवस्थाएं की गई। हम चाहते थे कि इस सदन में सकारात्मक रूप से चर्चा होती, विपक्ष इसमें भाग लेता। वो केवल और केवल एक तो गैरसैंण से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे आप, जहां उन्होंने अनुपूरक बजट को लेकर सभी को संबोधित किया और कहा कि कल सभी विधेयकों पर चर्चा होने वाली है। इसके अलावा कई ऐसे विधेयक हैं जो कि पेश किए गए हैं जिन पर अतिरिक्त चर्चा होने वाली है। तो हर वर्ग के लिए ये बजट जो कि लाभकारी है, आपदा के समय में खास तौर पर आपदा को ध्यान में रखते हुए अनुपूरक बजट लाया गया और सीएम धामी ने कहा कि हर वर्ग को इसमें ध्यान में रखा गया है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।